अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर प्रोग्राम ओपन फोरम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे कैसे शहर पे जब वो जागता है तो पाकिस्तान जागता है, जब वो रोशन होता है तो पाकिस्तान रोशन होता है। मुल्क में कहीं -1 की बात चल रही है तो कहीं पर JIT की शोर है और उसके साथ-साथ कहीं पे मौलाना फजल रहमान APC के हवाले से और अपोजिशन जो है वो क्या अपना रोल अदा कर रही है और सियासी हाल का मंजरनामा जो है जिसमें हर रोज कोई ना कोई तब्दीली आती नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे शहर कराची के हवाले से और वहां के मसाइल और इश्यूज जो हैं वो किस हद तक जो है उनमें कई और मौजूदा सूरत हाल में जो कराची में जो ऐलानात किए गए, जो बात की गई उसमें किस हद तक जो है वो काम हो सका। आज हमारे साथ हमारी कराची से 2 मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। MKM पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे रेहान हाशमी साहब और इसके साथ-साथ अरशद कुरैशी साहब होंगे, कालिम निगार और तजिया निगार हैं। मैं दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगा। हालिया सूरत हाल में कोरोना वायरस की सूरत हाल को अगर हम देखें तो सिंध में, कराची में 1 लाख से ज़ायद जो है मरीज जो है वो तजावज़ कर चुके, तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। तो इस मौजूदा सूरत हाल में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया 1 महीने का मजीद 15 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन के हवाले से। इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? किस हद तक इस पे इकदाम ठीक किए गए या किस हद तक मजीद काम हो सकता था या आप इससे मुतमिन है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रेहान साहब। अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि देखें, कराची में खास तौर पर और बिलअमूम पाकिस्तान के दीगर जगहों पर लगता ये था कि कोविड जैसी वबा का सामना तो पहले कभी भी नहीं किया पाकिस्तानी कौम ने या अक़वाम, लेकिन इस वबा से निपटने के लिए जरूरी था कि सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत कंसेंसस डेवलप करते। बदकिस्मती ऐसी रही कि पहले लॉकडाउन के तरीक़ाकार और लॉकडाउन की डेफिनेशन, लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, शॉर्ट लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो, उस पर ही बहस मुबाहिसा चलता रहा। जो चीज करने की थी उसको किसी हद तक कहीं पर किया गया, कहीं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हम इसको एग्जाम करते हैं इस चीज को, लेकिन इससे हमारी कमजोरियां भी नुमाया हुई मिन हैसुल कौम कि हम किसी भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन के लिए किस हद तक तैयार हैं। क्या हमारा जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं, क्या हम इस काबिल हैं, किस सतह पर कितने लोगों को मेडिकल सहूलियात हम फराहम कर सकते हैं, ये भी हमारे सामने नुमाया चीज हो गई। एक डिजास्टर आया हमारे ऊपर और उससे गुजर रहे हैं हम। लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी जाती ख्याल है, और क्योंकि तिब्बी माहिरीन भी कह रहे हैं कि ये तमाम लोगों को जाएगा, तो क्या मतलब हुआ कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, एहतियाती तदाबीर को करना है, क्या हम बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पाउस कर दें, क्या हम SOP की इंप्लीमेंटेशन और उसके इतलाक, उसकी इन्फोर्समेंट को मेक श्योर कैसे करें, क्या हजारों नहीं करोड़ों लोग जो डेली वेजेस पे रोजगार से वाबस्ता हैं, मिसाल के तौर पर आप बार्बर शॉप की बात कर लें, लाखों की तादाद में लोग वहां से बेरोजगार होते हैं। मजदूरों की बात कर लें, आप शादी हॉल में काम करने वाले बैरों की बात कर लें, आप रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, तो ये मिल मिलाकर आपका जो ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, और वो लोग जो कि जिन्होंने इनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, वो खुद आज जो देने वाले हाथ थे वो मोहताज हो गए। तो इसमें तिब्बी माहिरीन के साथ मुशावरत के इकोनॉमिक जो एनालिस्ट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये बताएं। और हमारे पास हजारों की तादाद में ऐसे PhD प्रोग्राम डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान ने अवामी पैसे से बाहर PhD के लिए भेजा। आज उनकी सर्विसेज की जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट की, थ्योरी की जरूरत है जिसके इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मेरा हो सकता है नजरिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सस्टेनेबिलिटी के लिए और साथ में मेडिकल सहूलियात की फराहमी के लिए पैरेलल कोई मैकेनिज्म बनना जरूरी था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, लेकिन एक ज्वाइंट कंसेंसस डेवलप करने के बाद कोई जो कौमी एक तरीकाकार वजह होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा, फुकदान नजर आ रहा है, वो बहरानी कैफियत रूनुमा होती हुई नजर आ रही है, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और इसके नुकसान का अजाला हम शायद 2-3 साल तक करते रहेंगे। जो इकोनॉमिक इंपैक्ट आया है, आप देखें कोरियन वॉर के बाद जो डिप्रेशन आया इंटरनेशनली, ग्लोबली ग्लोबल डिप्रेशन का मामला आया, ये वो
डिप्रेशन से, जिसके बाद इकोनॉमिस्ट मुख्तलिफ थ्योरीज के साथ सामने आए। कुछ कहते हैं कि कंग्लोमरेट्स को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पूल इन कर दें पैसा, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। नया फिनोमेना ये है कि जो स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको पूल इन कर दें। अब अपने अपने लोग थ्योरीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन बात यह हुकूमत वक्त क्या चाह रही है, हुकूमत किस चीज में संजीदा है, जो फौरी तौर पर जिन लोगों को रिलीफ की जरूरत है उनको कैसे रिलीफ मिलेगा। देने वाले हाथ आज लेने वाले हाथ बन गए। मतलब अभाम की कैफियत है, जिससे हम तो ना गैर मुतमईन है इंतहाई। अच्छा रेहान साहब, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अंदर एक ये भी तासुर था कि जब, यकीनन आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये वबा हमारे लिए एक नई थी और हम बिल्कुल ही इसको समझने से कासर भी थे, और इसके साथ साथ हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसको किस तरह से जो है वो लेकर चलेंगे और कम्युनिटी को किस तरह से सेव किया जा सकता है। और ये भी बात आपकी ठीक है, इससे हमारे वो जो हेल्थ सेक्टर या फिर हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और किस हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो भी खुल के सामने आ गई। तो आप क्या समझते हैं, कम्युनिटी के अंदर एक तासुर था कि अगर जो पहले 15 दिन जब ये आगाज इसका हुआ तो लॉकडाउन हुआ, अगर उस दौरान कर्फ्यू होता या कोई सख्त सिचुएशन होती तो शायद सूरत हाल जो आज है वो ना होती। ये बात किस हद तक, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, क्या ये उस वक्त अगर होता तो? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत होती है वो अमूमी तौर पर उन्होंने पब्लिक प्रेशर सहने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको भी देखा जाता है। आपने लॉकडाउन अगर करना था, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पहले ही 20 दिन या 1 महीना इस लॉकडाउन का इतलाक हो जाता तो चीजें एक्सपेंड नहीं करती, ये वबा फैलती नहीं। लेकिन वो उसका इतलाक नहीं हो सकता है कि कुछ हलकों से ऐसा प्रेशर क्रिएट हो रहा था। फेडरल गवर्नमेंट पहले मना कर रही थी, फिर वो तायद करने लगी। सिंध ने कुछ और हिकमत अमली इख्तियार की, पंजाब ने कुछ और हिकमत अमली इख्तियार की। तो ये मुतसादम पॉलिसीज की वजह से बड़े मामला खराब हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौमी मामलात के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तमाम सूबों का, फेडरल गवर्नमेंट का, तमाम एंटिटीज का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बाहम यकजा होकर यूनिफॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी था। ऐसा नजर नहीं आया, तो फुकदानी और बुहरानी कैफियत नजर आई। इसी के बारे में मैं आगाह कर रहा हूं, जो हमारे लिए अलार्मिंग है। पाकिस्तानी होने के नाते तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासत और सियासी दुकानदारी चमकाने के बजाय वो काम जो कि इंपॉर्टेंट था कौम के लिए, अगर फर्ज करें फेडरल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही थी तो सिंध हुकूमत को मानना चाहिए था, और सिंध हुकूमत या सूबाई हुकूमत कोई भी कोई स्टेप ले रही थी तो उसको कन्विंस करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत का आपस में जो रब्त कायम रहना चाहिए था, जो एक मैसेज भी होता है अमूमी तौर पर कौम के लिए, वो नजर नहीं आया। सही। अरशद कुरैशी साहब, आप बताइएगा, हमारे यहाँ भी बड़ा अलमिया है और इसकी भी यकीनन बात होती रही। इस पर सियासत, सिंध ने कभी कहा कि पहले हमने लॉकडाउन किया, उसके बाद पंजाब ने उसको फॉलो किया। अब सिंध में केसेस की तादाद ज्यादा है तो पंजाब में, सिंध में ये बात हो रही है जी पंजाब इसके टेस्टिंग कम कर रहा है तो इसलिए उसके केसेस जो कम है, ये दिखाने के लिए कि सिंध में जो है वो ज्यादा केसेस है, सिंध कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये सियासत आप क्या समझते हैं इस वबा पर करना और इस पर इस तरह की चहमगोइयां, क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? अरशद साहब। नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसा अभी रेहान हाशमी साहब ने कहा है कि ऐसे कौमी मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को, वफाक को, सूबों को एक साथ होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। और बदकिस्मती से जब वबा शुरू हुई थी फरवरी में, तो हमारे फैसले, हमारे बड़े ढुलमुल की कैफियत एक थी। हमने बगैर किसी मंसूबा बंदी के फैसले कर डाले। फिर कुछ माहिरीन की राय भी ऐसी थी कि डेड बॉडी के हवाले से आपके सामने आया कि डेड बॉडी से फैल सकता है, छूने से फैल सकता है, मुहल्लिक होता है वहां से फैल सकता है। ये राय भी तब्दील हुई। लेकिन जो एक बात थी कि कोई मंसूबा बंदी के साथ, यानी फला एरिया कर दिया, दूसरा एरिया खुला, कोरोना सुबह एक टाइमिंग मुकर्रर कर दी, इस टाइमिंग से उस टाइमिंग तक बंद रहेगा,
प्लग के साथ इनका वो नहीं रहा, ट्रेनें आती रहीं, बसेस चलती रहीं, हैदराबाद की बसेस चलती रहीं, हर चीज़ बड़ा उसको डिले बंद किया गया, जिसके हमने नताइज भुगते। फिर एक ये रूमर रहा कि जो मरीज जा रहा है उसको कोरोना में डाल दिया जा रहा है। इस हवाले से कोई ठोस मंसूबा बंदी से उसका जवाब देने के लिए हुकूमती सतह पर कोई नहीं आया। उसकी तादाद तो बताई कि आज इतने टेस्ट हुए, आज इतने मरीज आए, इतने नए आए, इतने पुराने थे, इतने एक्सपायर हुए, लेकिन जो एक रूमर था, हुआ ये कि लोग हॉस्पिटल अपने मरीजों को ले जाने से डरने लगे, खौफ में मुब्तला हो गए कि एक रूमर चला कि डेड बॉडी नहीं देंगे, हो गई तो हमें दफन और कफन दफन में बड़े मसाइल दरपेश होंगे। तो इस रूम को खत्म करने के लिए भी कोई मदी के साथ, हिकमत अमली के साथ सामने हुकूमती तौर पर नहीं आए। अच्छा रेहान साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन हमारी मैशत जो है वो पहले ही गिरावट का शिकार थी, ऊपर से रही सही कसर जो है वो यकीनन एक वबा, इसका तो खैर किसी को इल्म भी नहीं था या अंदाजा नहीं था कि ये सूरत हाल हो जाएगी। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज या फिर इस मुआशरत को संभाला देने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगी, किन सेक्टर पर काम करना होगा, ताकि हम अपने जो पाकिस्तानी जो के अंदर जो बिजनेसमैन है, जो ताजिर है, उनको भी रिलीफ मिल सके और पाकिस्तान की मैशत जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो सके। रेहान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी रेहान साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, मेरा अपना नजर ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो गई है, आपकी टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग सामने आ गई है, आपके ग्लोबल इकोनॉमी लोकलाइजेशन की तरफ चली गई है, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या कंफर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और मजीद ऑर्डर्स मिलने के चांसेस और फॉरेन रेमिटेंस जितना था और उसमें कटौती और उसके बाद डेफिसिट होना, ये तमाम वो थ्रेट्स हैं जो कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से जो टेक्सटाइल बेस्ड इकोनॉमी है उसका उसके ऑर्डर्स के ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना, ये सब थ्रेट्स मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएं, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें, और क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो दीगर जगहों से यकीनन कम है। जो सब बड़ा मसला आ रहा है हमारा वो एनर्जी क्राइसिस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वहां पर जरूरी ये है कि आप एनर्जी के जो जरूरियात होती हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसको फुलफिल करें। हमारे पास सफिशिएंट गैस मौजूद है, हमारे पास हाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के चांसेस मौजूद हैं, हमारे पास मेहनती, जफाकश और चीप लेबर मौजूद है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, अब जब सेक्टर्स की तरफ आते हैं आप, तो हम वैसे ही एग्रेरियन सोसाइटी हैं, हमारी इकोनॉमी बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो कपास की सूरत में हो, वो अजनास की सूरत में हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो अपनी इन्हिसार है, एक तो खुद इन्हिसारी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में आप काफी हद तक मजबूत हैं, इक्विपमेंट में नहीं, मेडिसिन में। बहुत सारे ऐसी चीजें जो जेनरिक नेम से दीगर जगहों पे हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। वो अलग बात है कि वो उसको स्ट्रीम लाइन में नहीं लिया गया जिस तरह लेना चाहिए। आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री का एक ह्यूज नेटवर्क मौजूद है जो कि लोकल डिमांड को फुलफिल करने की अहलियत रखता है। आपको अपने इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कदगन मारनी पड़ेगी, इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगानी पड़ेगी, लोकल इंडस्ट्रीज को फरोग देना पड़ेगा। अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर तो हम इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो तकरीबन 2 साल की शॉर्ट टर्म प्लानिंग जरूरी है। अच्छा, उस 2 साल की शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको कुछ ख्वाहिश, अपने जो फरमाइशी प्रोग्राम है, जो लग्जरियस
आपकी यूटिलाइजेशन है कमोडिटीज की, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। उसमें चाहे वो क्योंकि आपका पैसा जा रहा है ना, तो उसमें चाहे वो गाड़ी सही हो, सही। चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे लग्जरियस गुड्स हो, लोकलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। उसमें 2 साल 3 साल तो मसाइल तो होंगे, लेकिन आपकी लोकल इंडस्ट्री फरोख पा जाएगी। और लोकल इंडस्ट्री को फरोख का मतलब है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम होगा, आपका इन्फ्लेशन कम होगा, और आपकी इंडस्ट्री क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो आपको वो मसाइल, अजनास के किल्लत के जो मसाइल मुमकिन तौर पर दीगर जगहों पर सामना जिनका करना पड़ सकता है, दीगर जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उनको करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी जरूरी है। जो माहिरीन माशियात हैं उनके साथ नेगोशिएट करना जरूरी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और अगर हुकूमत सीरियस है, संजीदा है, अक्ल कुल नहीं है और अक्ल कुल नहीं समझती, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ कम से कम एक सेमिनार, एक वर्कशॉप करके कंक्लूजन के लिए। सेमिनार और वर्कशॉप क्यों होते हैं बुनियादी तौर पे? उसकी वजह यही होती है कि आप कोई जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट है, कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट है, उसको निकाल लें। मेरी अपनी जाती राय ये थी कि हो सकता है कि 2-3 साल के लिए आपको लोकल इंडस्ट्री को फरोग देना पड़ेगा, इंपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा मां सिवाय नेसेसिटी के। तो शायद हम इकोनॉमी की जो माशी तौर पर थोड़ा सा जो बदहाली की तरफ जाने का कभी इम्कान है, जो जा भी रहे हैं हम, उससे जान छुड़ा सकें। अच्छा रेहान साहब, ये आपने जैसे बात की एग्रीकल्चर पे हम लोग बेस करते हैं, मेरे ख्याल हमारे यहाँ पे एक बड़ा अलमिया रहा है कि अगर हम अपने ममालिक की बात करते हैं तो उनका एग्रीकल्चर पे यकीनन वो लोग भी बेस करते हैं, तो उनकी वो अजनास पूरी दुनिया में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो हम जो है अपनी इस जो हमारे पास ये जो मौजूद है, इससे हम एक अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालिया जो बजट पेश किया गया, बजट के अंदर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर ये एक तासुर, एक तहफ़्फ़ुज़ात जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग हैं, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, वो उनके सामने आए कि जी इस पे सेक्टर पे काम नहीं किया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि हालिया इस यकीनन जो सिनेरियो है, इसमें एक बेहतरीन लीडरशिप की ज़रूरत है और सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, और अगर हम इस बहरान से निकल जाते हैं तो इस बहरान से निकलने के लिए यकीनन आपने जो तजावीज़ सामने रखे हैं, तजावीज़ के हवाले से मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर हमारा जो है जिस पे बेस करते हैं, उस पे काम होना जरूरी है, हुकूमत अगर उस पे संजीदा है तो? देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त को देखें। अगर उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, आप साउथ कोरिया को ही ले लें, उनकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले लैंड रिफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन। आज क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग जो जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां पर अमूमी तौर पर वो तबका बैठा है कि जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों को सिर्फ अपने जुबान से अल्फाज अदा करता है और वोट लेता है। वो क्या, वो फ्यूडलिज्म का जो कल्चर है, आप दीगर ममालिक को देखें तो फ्यूडलिज्म के कल्चर को एबॉलिश किया गया। पहले पड़ोसी मुल्क को ही ले लें, आज अगर हमसे थोड़ा सा आगे भाग रहा है वो, तो उसकी बुनियादी वजह में से एक वजह यह भी है कि उन्होंने फ्यूडलिज्म को, जागीरदारी निजाम को खत्म किया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए किसी हद तक। मुनसिफाना तौर पर जो अबेंडेंड बैरन लैंड्स हैं, वो उन लोगों को आसान किस्तों पे फराहम करनी चाहिए जो कि काश्तकारी करते हैं। और जो आपकी रिसर्च है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको एनहांस करना चाहिए। से ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जिसके ऊपर इतलाक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी ऐसी सूरत हाल में देखें, क्योंकि क्राइसिस हमेशा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जंग अजीम नहीं होती तो दुनिया तरक्की की राह पे नहीं चढ़ती। जंग अजीम दोम नहीं होती तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में दाखिल नहीं हो रहे होते, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे होते। आज कोविड जैसी वबा है, तो
मैं समझता हूं कि इसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस हमेशा बहुत सारे डिजास्टर लाता है, लेकिन उसी से रास्ते तलाश किए जाते हैं और आपकी अपनी राहें हमवार करना आसान होता है। इसको एज अपॉर्चुनिटी समझकर अगर हुकूमत चाहे तो थोड़ा सा तल्ख घोंट पीना पड़ेगा। मुश्किल काम है क्योंकि पावर कॉरिडोर्स में वही लोग बैठे हुए हैं, उनके असर रसूख वाले लोग हैं, वो किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई तब्दीली रूनुमा हो। जो सही मायने में तब्दीली है वो आपका लैंड रिफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन के जरिए आ सकती है, और वक्त की जरूरत भी है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी से लोकलाइजेशन की तरफ जाना है। लोकलाइजेशन की तरफ आपको इन्हिसार अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर करना है, एग्रीकल्चर को फरोग देने की बात करनी है। साथ में यकीनन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन जैसी चीजों को भी फरोग देना है। लेकिन साथ में लोगों को भूखा तो नहीं मारना ना, सस्ता खाना भी तो देना है। वो आदमी जो बेरोजगार हो गया उसके लिए क्या करेंगे? 2-3 महीने तक आप किसी को के घर में राशन पहुंचा रहे हैं, चौथे महीने 5वें महीने क्या करेंगे? आप ऐसा निजाम क्यों नहीं ले आए कि वो 100 रुपए का अगर एक वक्त का खाना खा रहा है तो 100 रुपए में वो कम से कम 2 दिन तो निकाले ना अपने घर वालों के खाना खिलाने के लिए। ये तो वॉर लाइक सिचुएशन है कौम के लिए। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत है और क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की जरूरत है। सही है। रेहान साहब, मैं मुख्तसरन आपसे, यकीनन आपने तजावीज़ जो बताई, आप हुकूमत के तहादी भी हैं, तो क्या ये तजावीज़ आप हुकूमत के साथ शेयर करने जा रहे हैं या आप इस तरह की तजावीज़ उनके साथ शेयर कर चुके कि इन सेक्टर पर काम किया जाए तो बेहतरी आ सकती है? क्या आप उनमें तजावीज़ शेयर रखी सामने? देखिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में, ये हमारे मैनिफेस्टो में लैंड रिफॉर्मेशन है मौजूद, और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे मैनिफेस्टो में मौजूद है। और एज अ एक्स मेंबर नेशनल असेंबली, ये फॉर नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पर मेरी मुख्तलिफ तकारीर मौजूद है जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर ये बातें कही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदा होने के नाते कि आपको एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन की जरूरत है, टैक्स नेट के एक्सपेंड करने की जरूरत है। एक 50,000 रुपए कमाने वाला सैलरी बेस्ड आदमी वो शायद 50 लाख एक्सपेंडिचर करने वाले वडेरे से ज्यादा टैक्स देता है क्योंकि आपने टैक्स नेट उस पर लागू ही नहीं किया। आपका जी रेहान साहब, आप साथ हैं? अच्छा अरशद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ये बताइएगा कि जो अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल।
जी जी। अच्छा अर्शद साहब ये बताइएगा, कराची के अवाम जो दिन ब दिन मसाइल में गिरते नजर आ रहे हैं, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी का मसला है, आप एज ए तजिया निगार क्या समझते हैं कि सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या इन क्राइसिस से क्यों निकल नहीं पा रहा कराची? कराची की देखें बड़ी राजा साहब बदकिस्मती रही कि लीडर इसने बहुत दिए, और इस वक्त भी जो पोजीशन है, अगर आप माजी के हवाले से उसको देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर हुकूमत की पोजीशन या कराची के हवाले से बिल्कुल मुशर्रफ साहब के दौर वाली पोजीशन है। यानी सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से, गवर्नर सिंध का ताल्लुक कराची से, और वजीर आजम साहब खुद जब इलेक्शन मुहिम का आगाज था तो वजीर आजम कराची से एक नारा लेके चले थे, और इन्होंने यहाँ से सीट भी जीती थी और उसके बाद फिर वो सीट छोड़ दी थी। तो और इससे पहले भी यही बदकिस्मती रही जो आया। अभी भी हमारे जो वसीम अख्तर साहब हैं, मेर साहब हैं, ये एक अरसे से ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। आखिर इख्तियार कौन देगा? वो इख्तियारात कब मिलेंगे? वो क्यों नहीं दिए जा रहे? लेकिन कराची जो रोशनियों का शहर था वो मसाइल की आमाजगा बनता चला जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। ये नहीं कि कभी काम नहीं हुआ, नेमतुल्लाह साहब के वक्त में भी काम हुआ, मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में भी काम हुआ, डॉक्टर फारूक सत्तार के वक्त में भी काम हुआ, लेकिन उस काम का तसलसल नहीं रहा। वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुए वो तबाह बर्बाद हो गए, नए आने वालों ने उसमें तसलसल कायम नहीं रखा। कई पार्क्स बने, वो बाद में खत्म हो गए, मेंटेन नहीं हुए। अब सबसे बड़ा यहाँ मसला जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से, पानी के हवाले से, कचरे के हवाले से, कचरा नहीं उठाया जा रहा। मॉनसून आ चुका है, बारिश, बरसाती नालों का कुछ अरसे पहले वसीम अख्तर साहब का बयान था कि हमारे पास वसाइल कि हम नालों को साफ कर सके। तो इतने अरसे इक्तदार में रहने वाले, फिर हुकूमत के साथ अब भी इक्तदार में, वजीर आजम साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात। आपको याद होगा जनवरी में एक काबीना से MQM पाकिस्तान ने अलहदगी का ऐलान किया था, और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि हम इस वजह से अलहदा हो रहे हैं कि जो हुकूमत में शामिल होने के लिए मुआहदा किया गया था उस पर अमल नहीं हो रहा। फिर अच्छी एक उम्मीद की थी कि चले ठीक है, अब गो के मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की इतनी सीटें नहीं थी कि वो जो बादशाह गर एक सियासत कहलाती थी उस पोजीशन पे नहीं थे। लेकिन ठीक है, अलहदगी के बाद, अलहदा होने के बाद ये हुआ कि अब शायद कराची को बजट मिलेगा, कराची में तरक्याती काम होंगे। फिर 23 में ऐलान हुआ कि नहीं, हम दोबारा हुकूमत शामिल हो रहे हैं क्योंकि कुछ मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। तो अभी तक तो कोई पेशरफ्त का उसका हमें तो नजर नहीं आया कराची की गलियां। और मैं कहता हूं कि रेहान हाशमी साहब अभी नहीं है, अगर होते तो ये तो वो तंजीम है कि वसाइल ना होने पर भी माजी इनका अगर देखें तो ये तो अपने कारकुनों को कॉल दे के पूरा पूरा शहर साफ करा दिया करते थे, और ये इनकी तारीख है कि तो वसाइल का क्या इंतजार है? क्यों नहीं तंजीम अपने वोटर सपोर्टर को कॉल करती है और कुछ वसाइल खुद इस्तेमाल करें जो हुकूमत देती है। खुद इनकी बड़ी मुनज़्ज़म जमात है और करें शहर कराची को साफ, लेकिन नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा संजीदगी से इनको मसाइल का, प्रॉब्लम का ख्याल है हल करने का। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मसला ये है कि वो दो वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान फंसी हुई है कि किस तरफ, अगर सिंध की तरफ शमूलियत करती थी तो उनको वफाक से प्रॉब्लम होता था फंड वगैरह का। तो मैं नहीं समझता मुस्तकबिल करीब में भी कि ये मसाइल हल हो पाएंगे। अच्छा अर्शद साहब, क्या लगता है आपको, जो पानी से बात की जाती है, जो टैंकर हैं वो 700 से लेकर 3000 रुपए तक पानी जो वहां पे बिक रहा है, पानी का ये मसला आज तक कराची में ये भी हल नहीं हो सका? बिल्कुल पानी का मसला हल नहीं हो सका। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कई प्रोजेक्ट हुए, उनका ऐलान हुआ, इफ्तिताह हुआ, शायद एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन असल में धाबे जी से लेकर कराची तक जो है वो, अगर आप नेशनल हाईवे पे कभी सफ़र करें
ठट्ठा की तरफ जाते हुए धाबे जी तक, तो जहां से वो पानी आता है वहां आपको सैकड़ों जगह पे ये लाइन पंचर नजर आएगी। कुदरती तौर पर पंचर हो जाती है, लोग पंचर कर देते हैं, वहां लोग नहा रहे होते हैं, वो ये मेंटेन नहीं हुई, इसको तब्दील होने की जरूरत है। इसमें ब्लॉकेज है जो जिसका कतर 25-25, 28-28 इंच का था, वो 15-15 इंच का रह गया है। अब ये इतनी पुरानी, ये जब शहर का वजूद आया था, शुरू हुआ था, तब से ये लाइनें डली हुई हैं। अब ये तब्दील करेगा कौन? सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तब्दील करेगा कौन? सही। मतलब बात करने की है कि यकीनन एमक्यूएम भी वहां पे बरसरे इक़्तिदार जो है रही, फिर उसके बाद सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी यकीनन वो वहां से बरसरे इक़्तिदार है। तो अब असल जैसे हम लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हैं, जैसे असद उमर साहब और गवर्नर सिंध साहब ने वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मंडे से जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत हाल जूं की तूं है। तो इसकी आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि यकीनन क्या इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी वहां की आवाम को उस हवाले से रिलीफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की जानिब से कतई ना कोई रिलीफ मिल रहा है, बल्कि बिलों में और यूनिट में चार्जेस में इजाफा हो रहा है। लोड शेडिंग, पहले ये हुआ था कि यहाँ कॉपर और सिल्वर के तार थे, उनको हटाने के लिए कई कई दिनों तक लोड शेडिंग की गई मेंटेनेंस के नाम पर। अब वो केबल सिस्टम आ गया, तकरीबन केबल सिस्टम आ गया। अब वो लाइन ऐसा नहीं है कि उसमें कुंडा ले लें, तो वो इस वजह से किया गया कि लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन लोड शेडिंग मुसलसल होती रही। फिर थरकोल का पावर प्लांट का इफ्तिताह हुआ तो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि अब की जानिब से शायद ये नहीं होगा। कुछ अरसे ऐसा हुआ कि कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया, लेकिन लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। बात की आपने असद उमर साहब की या गवर्नर साहब की, तो उन्होंने, आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक ने वो गैर एलानिया जो लोड शेडिंग थी उसको एलानिया कर दिया। अब वो कस्टमर्स को अपने जो है वो एसएमएस कर देती है कि आपकी फलानी लाइट फलाने वक्त से फलाने वक्त तक लाइट नहीं रहेगी। अब दिन में 2-2, 3-3 घंटे लाइट ये बंद कर रहे हैं, एलानिया कर दिया है। तो वो बात सही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो गया है और अब एलानिया शुरू हो गई। अच्छा अर्शी साहब, वहां पे असद उमर साहब ने ऐलान भी किया था कि इलेक्ट्रिक को तहवील में भी ले सकते हैं अगर उन्होंने इस पे अमल दरामद ना किए। तो ये कैसे ले सकते हैं और आप इसको कैसे देखते हैं, उनके इस बयान को भी? देखें, ये सब कोई मार्केट में खड़े होकर बोली तो लगती नहीं है कि जनाब हम फरोख्त कर रहे हैं। एक मुआहदा होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उस पर साइन होते हैं, रियासत के होते हैं, कंपनी के होते हैं कि वो कब तक मदाखलत नहीं कर सकते या वो कब तक अपना टैरिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हुकूमती लोगों को पता है। लेकिन ये जरूर है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा शहर है, तिजारती शहर है, मईशत का हब है। यहाँ एक कंपनी बिजली सप्लाई करने की, मैं नहीं समझता कि वो पूरे कराची को कवर कर सकती है। ये तो मजीद कंपनियां आनी चाहिए, अच्छा है, कंपटीशन होगा, किसका टैरिफ बेहतर है, कौन लोड शेडिंग कम कर रहा है, उसकी तरफ लोग जाएंगे। तो दूसरी कंपनियों को आना चाहिए। हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। सही। अच्छा बताइएगा, थोड़ी सी खालिया सूरत-ए-हाल पे हम बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत जो है उज़ैर बुलेज के मुतालिक जेआईटी लेकर आई, उससे अगले दिन फिर जो अलीज़ादी साहब जेआईटी लेकर आए। ये जेआईटी का सिलसिला जो है वो भी कभी -1 की बात होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस जेआईटी तो जो आई है वो 2 जेआईटी आ रही हैं, मैं तो 2 देख रहा हूँ। एक जेआईटी आती है, फिर एक रात में टीवी पे अली जैदी साहब लेके आते हैं, दोनों में वो मुख्तलिफ होती है। वो बताते हैं कि इसमें ये वो बताते हैं ये असली है। अब तो ये हुकूमत बताए कि आके कि कौन सी असली है और कौन सी रहा माइनस वाला फार्मूला। तो अब इस हवाले से मैं क्या कहूँ कि माइनस करने से क्या मसाइल हल होते हैं, किसको माइनस करेंगे, क्या मसाइल। लेकिन असल में जेआईटी में पहले तो ये तय किया जाए कि जो जेआईटी आई है वो दुरुस्त कौन सी वाली है, अली जैदी साहब वाली है या ये सिंध गवर्नमेंट ने अपलोड की है, ये है। सही। रेहान हाशमी साहब, आपने दोबारा में ज्वाइन किया। मैं यकीनन हम बात कर रहे थे, अरशद साहब से भी हमारी बात हो रही थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने यकीनन
जब वसाइल अगर ना भी हों तो यकीनन उनकी एक कॉल पर कारकुनान जो हैं वो जो भी वहाँ पे मसाइल होते थे उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करते थे। मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, इख्तियारात हुकूमत फिर भी क्यों नहीं दिला सकी, क्या समझते हैं आप? देखिए, पहले तो ये चीज तय कर लें कि देखें, मेयर या लोकल गवर्नमेंट ये सूबाई सब्जेक्ट है। जिस तरह आप अपने पड़ोसी के घर के मामलात हल नहीं कर सकते, यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत को इन्फोर्स नहीं कर सकती कानूनी तौर पर, मां सिवाय चंद एक आर्टिकल के तहत करे तो वो भी आखिरी हद तक जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमहूरी चैंपियंस ने ये कारनामा नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमहूरी चैंपियंस का लोकल गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कितना रहा होगा। जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हल करता है बल्दियात, क्योंकि आपका आर्टिकल 140A वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स लोकल बॉडीज तक मुंतकली होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है सिंध की कि सिंध में मेयर के पास जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं वो क्या है, उसमें वाटर और सेवरेज है, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना, ये बल्दियात के इदारे हैं और मेयर के पास होने चाहिए। लेकिन ताज्जुब खेज चीज ये है कि ये तमाम इदारे कि जिनका मैंने नाम लिया है ये मेयर के पास है ही नहीं। तो अब अंदाजा लगा लें कि ये लंगड़ा लूला माजूर बल्दियाती निजाम, इसके लाशे को कंधे पे डालकर हम घूम रहे हैं। हम एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि सियासी पार्टी है और हम वैक्यूम क्यों क्रिएट करें। अगर किसी ने अपनी सियासी बाजीगरी के जरिए हमें और हमारे लोगों को, हमारे हमदर्दों को, वोटर्स को, कराची के अर्बन सिंध के लोगों को परेशान करने के लिए यह हिकमत अमली इख्तियार की है, तो हम वैक्यूम क्रिएट करके उसकी इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी ना किसी सूरत सर्व करने की कोशिश करेंगे और ये कर रहे हैं हम ताहाल, और मुख्तलिफ फोरम पे भी आगाह कर रहे हैं। मीडिया के जरिए ही लोगों को आज बेख्तियार मेयर का ये नारा लगा, ये कम से कम लोगों को पता चल गया कि भाई मेयर के पास ये तमाम चीजें नहीं है। अब रही बात सिंध कमा के दे रहा है, कराची कमा के दे रहा है, एक रेवेन्यू में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो रिटर्न में भी तो कुछ मिलना चाहिए। होता क्या है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन दे देता है सूबों को, सूबों की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसको डिवॉल्व करें। मगर सिंध कैसे करे, क्योंकि सिंध ने तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ही कॉल नहीं की आज तक, प्रोविजनल बुनियादों पे चला रहा है। 20 साल पहले होने वाली मर्दमशुमारी के तनासुब से आज भी कराची के अजला को फंड दिया जा रहा है, अपने मनपसंद अजला को स्पेशल ग्रांट दी जा रही है। लेकिन हमारे जैसे मैं जिला वस्ती को का चेयरमैन की हैसियत से बात करूं तो हमारे पास ओजेटी की शरह में आज सैलरीज भी हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बदहाली और अनारकी जैसी कैफियत को लागू किया हुआ है। तभी तो हम ये थक हार के कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कराची को फेडरल एंटिटी डिक्लेयर कर दे, ताकि कराची के में रहने वाले तमाम लसान, तमाम जुबान, अगर मैं बात कर रहा हूँ कराची की किसी एक लसान की थोड़ी बात कर रहा हूँ, किसी उर्दू स्पीकिंग की थोड़ी बात कर रहा हूँ। कराची में तो आज तमाम कौमियतों के लोग हैं, मैं तो अब तमाम कौमियतों के लिए बात कर रहा हूँ कि एक गली में अगर 10 उर्दू बोलने वाले रहते हैं तो 5 वहां पर पंजाबी भी रहते हैं, 2 सिंधी रहते हैं, 2 पख्तून रहते हैं, तो मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ। लोग इसको तशबीह दे देते हैं कि मैं कराची की बात कर रहा हूँ तो उर्दू बोलने वालों की बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के उस शहर की बात कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक हब है, जहां पर जो कि मल्टी एथनिक सोसाइटी है, जो पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो कराची को हमें बेहतर करना पड़ेगा, और कराची में रहने वाले लोगों के टैक्स के पैसे कराची वालों पे तो लगे कम से कम। अगर आप इसका तनासुब भी लगाएं तो कराची का अगर एक आदमी 100 रुपए टैक्स देता है तो जरा अंदाजा लगाइए उसके ऊपर उसका 8 आने भी उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो कहां जाए बेचारा वो वजन नहीं होगा तो क्या करेगा। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में, सियासी कशमकश की सूरत हाल में, हमने
हर दर को खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 140A के हवाले से, सॉलिड वेस्ट के हवाले से पिटिशन दायर की हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। जो जमहूरी आईनी तरीक़ाकार है, FIR भी अपने ऊपर कटवाई हुई है वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करने पे। हमने वो तमाम तरीक़ाकार अडॉप्ट किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो कि लोगों के हकूक की मुनसिफाना तकसीम की गारंटी देता हो, और उसकी कोशिश जारी रहेगी, कर रहे हैं। ये जहद मुसलसल है, जहद लाहासिल नहीं है। रेहान साहब, ये बताइएगा, अब कुछ दिनों पहले वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई असद उमर साहब की जानिब से, गवर्नर सिंध की जानिब से, तो आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग का मसला जू का तू ही है, वो मसला हल नहीं हो सका। और लोड शेडिंग जो है, जैसे अरशद साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पहले गैर एलानिया थी, अब उन्होंने ऐलान करके, मतलब ये क्या एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये मामला भी अब तक हल क्यों नहीं हो सका? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले नेपरा के DG मेरे पास आए थे और के इलेक्ट्रिक के हवाले से शिकायत सुन के गए हैं। कराची इलेक्ट्रिक ने जो सितम रवा रखा हुआ है कराची वालों पे, उसको मतलब बेदर्दी का सलूक करके रखा हुआ है। दुनिया के किसी भी मुहासिब में यूटिलिटी सर्विसेज मोनोपोलाइज्ड नहीं होती, उसमें ओलिगोपॉली होती है, यानी कि 2, 3, 4 कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जिस दिन से ये प्राइवेटाइज हुई है, तो ये मनी मेंटिंग इंडस्ट्री है, पैसे बना रही है। एक्सेस बिलिंग हो, लोड शेडिंग का मामला हो, फर्नेस ऑयल पे डिपेंडेंसी हो, पावर जनरेशन की कैपेसिटी ना बढ़ाना हो, अपनी ही टेस्टिंग लेबोरेटरी रखना और उसमें मीटर की टेस्टिंग करना और 99% मीटर को डिफॉल्ट करार कर देकर लोगों पर चालान मुसल्लत कर देना। बिजली का बिल आए तो कराची का शहरी उसको सही नहीं करा सकता, बिल की अदायगी लाजिम है। मस्जिद की मोटर का बिल आ रहा है तो उसमें टीवी का भी लिखा हुआ आ रहा है। क्यों भाई, मस्जिद में टीवी का क्या काम, टीवी का बिल क्यों ले रहे हैं आप इसमें? और इस टैरिफ का मसला, कराची में जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर ये जो टैरिफ डिटरमाइन किया हुआ है, जुल्म और सितम की इंतहा की हुई है। अपनी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के बजाय आज भी फेडरल गवर्नमेंट की वापडा की तरफ से और तकरीबन 650 मेगावाट एक और विंड टर्बाइन से 150 मेगावाट यानी तकरीबन 800 मेगावाट की बिजली इनको वहां से प्रोवाइड की जा रही है। अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई। 2700 से 2900 मेगावाट की कराची को जरूरत है, ये 1000 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली इनका डेफिशिट है। उसके लिए दुनिया भर में पाबंदी है कोल पावर प्लांट के ऊपर, लेकिन ये इंपोर्ट करने की परमिशन मांग रहे हैं। कोल बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट लगाएंगे यहाँ पर 900 या 700 मेगावाट का। LNG पावर प्लांट का भी ख्याल आ रहा है 900 मेगावाट का। तो आप जाकर 4-5 साल बाद कराची में बिजली की जरूरियात को पूरा करेंगे, उस वक्त 4 साल बाद बिजली की डिमांड बढ़ चुकी होगी, फिर आप 1000 मेगावाट पीछे होंगे। जिस तरह K4O का मंसूबा 10 साल हो गए, 10 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, पानी की जरूरियात पूरी होती, आज वो K4 का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। हाइडल बेस्ड जनरेशन पे जाना चाहिए। इसके अलावा K2 और K3 से भी तकरीबन 500 मेगावाट लेने का प्लान है इनका। तो भाई आप किधर हैं? आप सिर्फ कराची के लोगों पर बिल मुसल्लत कर रहे हैं। नेपरा को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप ये तमाम इश्यूज उठाएं और टैरिफ को डिटरमाइन करें। फर्नेस ऑयल के जरिए बिजली जो पैदा हो रही है, या तो वापडा ही सप्लाई कर दे, कम से कम हाइडल के ऊपर जो लागत आती है बिजली की, कम से कम कराची के लोगों के ऊपर ये फर्नेस ऑयल का अजाब तो ना हो। तो ये इस तरह के मामला पे बातचीत हो रही है। परसों हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एहतजाज किया है और असद उमर साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की है। लेकिन मैं तजब्जुब का शिकार हूं, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है कराची का शहरी। रेहान साहब, यकीनन आप कराची की नुमाइंदा तंजीम मसले हल करवाने में क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं? मतलब एक से पानी का मसला, यहाँ पे कचरे का मसला, फिर उसके साथ साथ बिजली का मसला, मसाइल में गिरता जा रहा है कराची। तो एक नुमाइंदा तंजीम जो है, आखिर क्या रुकावट आपको दिखाई दे रही है? देखें, जब मैं ना मानूं की पॉलिसी हो
हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि जनाब मैं ना मानूं तो पॉलिसी है, तो फिर वही आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। आज कराची जैसे शहर का ये अलमिया है कि कराची के किस्मत का फैसला करने वाला शख्स कराची में नहीं रहता, उसका कराची में स्टेक ही नहीं है। आप मुझे बताएं सिंध हुकूमत में कितने लोग ऐसे हैं जो कराची का फैसला कर रहे हैं, लेकिन कराची में का से उनकी उनसियत नहीं है, वो कराची से इलेक्ट ही नहीं हुए, उनको कराची में उनका वोटर ही नहीं है। ये अलमिया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मैं कराची के कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, इतना दम कोई और भी तो पैदा कर ले। जो मैं बात कर रहा हूं, कम से कम इस बात को लबकुशाई करने की हद तक तो मेरे साथ एक जुबान हम आवाज हो जाए मेरे साथ, इसकी भी जसारत कोई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कोटा सिस्टम खत्म कर दें, नहीं होगी कोटा सिस्टम खत्म। मुसल्लत हुआ है कराची का नौजवान, कराची का डोमिसाइल होल्डर, कराची में पलने बढ़ने वाला आदमी आज सरकारी जॉब से महरूम है। पानी का मसला ले लें, टैंकर माफिया को पानी मिलेगा, पानी लीकेज होकर गटर में जाएगा, लेकिन कराची के शहरी को पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां से भत्ता जा रहा है गालिबन। इसी तरह आप बिजली की बात कर लें, क्योंकि लख्त जिगर है कि इलेक्ट्रिक अरबाब इख्तियार का, उसके साथ कुछ नहीं होना, वो सब कुछ कर ले, लूटामारी करे। कराची का एक आम आदमी बेचारा दो कमरों में रहने वाला आदमी अचानक उसमें 50,000 का बिल मुसल्लत कर दे और बोले कि हम किस्तों में कर सकते हैं, तुमको देना तो पड़ेगा, किस्तों में दे दो। नहीं बताएंगे कि भाई क्यों देना पड़ेगा, दो पंखे वाला घर में क्या किस बात के लिए 50,000 का बिल आया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हम कोर इश्यूज के ऊपर लबकुशाई कर रहे हैं। कोई इतनी जसारत ही पैदा कर ले कि हमारी तरह कोर इश्यूज के ऊपर पिन पॉइंट करके बात कर ले। जब तक था तो कराची में जब हमारा मेयर मौजूद था तो मिसालें दी जाती थी, उस वक्त मुशर्रफ साहब ने मुनसिफाना तकसीम की थी। वो समझते थे, आप डिक्टेटर कहें कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए बेहतर आदमी था, पाकिस्तान के लिए बेहतर इकदाम किए, कराची को इकोनॉमिक इंजन समझते थे, मानते थे, कराची को अपलिफ्ट करने के लिए काविशें की, एमक्यूएम का साथ दिया, और उस वक्त एमक्यूएम ने जो कारकर्दगी की वो उसकी मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी। मुझे याद है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने कराची की मिसाल भी दी थी, उसके बाद जाके दीगर शहरों में जाके शुरू हुआ। तो मैं रिजल्ट जो है ना बेसिकली फौरी तौर पर नहीं मिलता। मैं इस बात तसलसल बरकरार नहीं रहा। हाँ, तसलसल बरकरार नहीं रहा, कुछ उसमें हमारी इंटरनल मिस्टेक्स होंगी, कुछ किस्मत की सितम ज़रीफी थी और कुछ दोस्तों की मेहरबानियां थी। सही। आखिर में मैं जानना चाहूंगा आपसे, अरशद साहब ये बताइएगा कि जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है यकीनन कराची में, क्या इकदाम किए गए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, क्या उन पे एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है या फिर इस पे भी जो है वो जूं के तू ही मामला चल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो मैं अरशद साहब से जवाब ले लूं, फिर मैं आपसे रेहान साहब बात करूं। जी अरशद साहब, प्लीज। एसओपी पे तो देखें राना साहब, कई जगहों पे अमल नहीं हो रहा। एसओपी तो है, एसओपी अभी आप शारा फैसल पे भी, बसों की भी, मिनी बसों की भी एसओपी है, उसका भी हाल देख लीजिए। अमल तो क्या हो रहा है और क्या करवाया जा रहा है। मवेशी मंडी का अभी तक तो ये है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उन्होंने ऐलान किया लगेगी। गए थे हम तो वो टेम्परेचर नोट करने का एक आला लगाया हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है और एक सैनिटाइजर गेट है। और अब कल वजीर आला साहब ने ऐलान किया है, जो उसमें बताया गया है कि बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग मवेशी मंडी में नहीं जाएंगे। अब मवेशी मंडी में यहाँ से तो लोग चलें, आपने एसओपी बना दी, लेकिन वहाँ जो अंदर मौजूद हैं, फिर वो जो मवेशी खरीदारी करके और आगे वो ट्रांसपोर्ट पर उसको लेके जाएंगे, कोई एक बंदा अगर गाय बैल लेने जाता है तो वो पूरा 7-8 लोग जाते हैं। तो अब एसओपी पे अमल कितना अमल दरामद होगा वो आइंदा आने वाले दिनों में उसका पता लगेगा। फिल वक्त अभी ना इतना ज्यादा वहां पर रश है और ना एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। सही है। रेहान साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, यकीनन इस वक्त जो शहरी जो है वो
इस कारकर्दगी पर नला भी दिखाई देते हैं। तो आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन या कौमी इलेक्शन में जो एमकेएम पाकिस्तान है वो कामयाबी हासिल कर सकेगी? और अभी जो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मुख्तसरन क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे कि फंड्स और रिसोर्सेज की अदम दस्तियाबी में उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। लोगों की तवक्कुआत, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता रही एमकेएम से, तभी वो किसी हद तक नाउमीदी की कैफियत में गए। लेकिन कराची के लोग बाशऊर हैं, वो देख रहे हैं मीडिया के जरिए भी, वो देख रहे हैं मेयर को चिल्लाते हुए भी, वो देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और उनके वुज़रा की जानिब से और जी शऊर बाकिरदार लोगों की जानिब से ये इस बात का तकाजा करते हुए कि मेयर को इख्तियार मिलने चाहिए, वो ये है कि कराची को उसके जो जायज़ हकूक हैं कराची में रहने वालों को वो नहीं मिल रहे। तो एमकेएम ने जिस तरह काविशें की हैं वो लोगों के सामने है और मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि एमकेएम की जुस्तजू लोगों को सर्व करने के लिए ऐसे हालात में भी वो जी लोग एडमायर करते हैं। लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए नए, लेकिन एमकेएम की तरह डोर स्टेप पर पहुंचकर लोगों को सर्व करने का पेन सिर्फ एमकेएम ही ले सकती थी और एमकेएम ही लेती है। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूं बहरहाल आने वाले दिनों के हवाले से। चलो, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान शख्सियात का। आपने कुछ कराची की सूरत के हवाले से बात की। मैं दोनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे रेहान हाशमी साहब एमकेएम पाकिस्तान से और अरशद कुरैशी साहब थे कालम निगार और तजिया निगार, जो सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कुछ मसाइल और उन इश्यूज के हवाले से, उनके हल के हवाले से बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। SBI News is available now on Play Store and App Store. सरगोदा के